आज की जो चर्चा का प्रमुख विषय है वो अर्थशास्त्र से संबंधित आने वाले जो पीटी के प्रश्न हैं उनसे है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो मूल तत्वों से संबंधित है। तो पहला प्रश्न है कि भारत में 1991 के आर्थिक सुधार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से कदम उठाए गए थे। तो पहला, लाइसेंस प्रथा की समाप्ति। दूसरा, बाजार शक्ति का विनिमय दर। तीसरा, पूंजी बाजार का उदारीकरण। और चौथा, रियायतों यानी सब्सिडी में वृद्धि। तो इसका पहला ऑप्शन है ABC, दूसरा BCD, तीसरा ABC और चौथा ABCD। तो जो इसका तीसरा ऑप्शन है यानी ABC वो सही है। तो लाइसेंस की प्रथा में जो है वो वृद्धि हुई थी, समाप्ति में जो उसकी की गई थी। जो पहले वृद्धि हुई थी 1991 में भूमंडलीकरण से पहले, जो सरकारी जो प्रतिबंध था बहुत मामलों में, तो ऐसे में जो अनुज्ञप्ति व्यवस्था लागू थी तो उसे समाप्त किया गया और उसे उदारीकृत बनाया गया, डी लाइसेंसिंग किया गया। इसके तहत पहला ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरा, बाजार शक्ति का विनिमय दर, यानी जो एक्सचेंज रेट है वो बाजार शक्ति के अनुरूप होना चाहिए। ये ग्लोबलाइजेशन की एक प्रमुख शर्त थी। इस तौर पर जो है कई राष्ट्रों ने अपने बाजार को खोला था। तीसरा, पूंजी बाजार का उदारीकरण। तो ये एक तीसरा महत्वपूर्ण कदम था जो कि पूंजीगत बाजार को खोला गया। तो आज भी जो 100% जो है वो पूंजी बाजार खुला नहीं है। जो हमारा जो चालू खाता का व्यापार है उसे हमने खोला है, और जो पूंजीगत खाता है वो अब भी धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। तो इसका जो है उदारीकरण किया गया। तो ये भूमंडलीकरण के जो है प्रमुख कंपोनेंट थे। तो चौथा जो ऑप्शन है कि सब्सिडी में वृद्धि, तो ये गलत है, क्योंकि जब भूमंडलीकरण आया तो उसमें एक सुधार के अंतर्गत देखा गया कि जो रियायत थे, जो खर्चे थे, उसमें जो है वो कमी की गई, यानी सब्सिडी में कमी की गई। और आज भी इसी नीति के अनुरूप सरकार इसका अनुपालन कर रही है। सब्सिडी में वृद्धि नहीं करती, वो उसे घटाती है। तो ऐसे ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन को समझना आवश्यक है। तो इस संदर्भ में जो तीसरा ऑप्शन है ABC वो सही है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला, वर्तमान में कुल निर्यात में भारतीय व्यापार का हिस्सा 1.8% है। दूसरा, वर्तमान में कुल आयात में भारतीय हिस्सा 2.5% है। तीसरा, GDP के संदर्भ में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। चौथा, क्रय शक्ति के आधार पर भारत 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसका जो असत्य है वो चौथा ऑप्शन है, क्योंकि क्रय शक्ति के आधार पर 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत नहीं है, वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी देखा जाए तो जो तीसरा ऑप्शन है कि GDP के संदर्भ में वो 5वां स्थान है, जो सही है बात। और निर्यात का जो हिस्सा है वो 1.8 है और आयात का 2.5, वो भी सही है। तो जो परचेसिंग पावर के आधार पे यानी क्रय शक्ति के आधार पे भारत का जो स्थान है वो तीसरा है, 6वां नहीं है। तो इस संदर्भ में चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। पहला, व्यष्टि स्तर पर। दूसरा, समष्टि स्तर पर। तीसरा, व्यष्टि एवं समष्टि दोनों स्तर पर। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन है समष्टि स्तर पर, क्योंकि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक यानी व्यष्टि और मैक्रो इकोनॉमिक यानी समष्टि को पढ़ेंगे, दोनों की परिभाषा, तभी इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर संकल्पना नहीं होगी तो आप गलत कर सकते हैं। तो माइक्रो में आप पाइएगा कि जो बहुत सूक्ष्म स्तर पर आप स्टडी करते हैं, जिसमें कि आय से संबंधित हो या इकोनॉमिक्स के व्यवहार से संबंधित हो, उसका आप अध्ययन करते हैं। जबकि आपको दिखेगा कि इसमें और जो मूल्य संबंधी है, वस्तु संबंधित है, जो माइनर स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर आप पढ़ते हैं। लेकिन मैक्रो में जब हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे या व्यापार के बारे में
या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में या बेरोजगारी के बारे में। तो ये एक व्यापक बड़ी इसका क्षेत्र हो जाता है, तो इसे हम मैक्रो यानी समष्टि स्तर पर पढ़ते हैं। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है समष्टि, वो सही है। चौथा, भारत में बचत एवं पूंजी निर्माण में ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है? तो पहला, ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात, दूसरा ऊंची मृत्यु दर, तीसरा नीचा पूंजी उत्पाद, और चौथा विदेशी सहायता का नीचा स्तर। तो इसका पहला ऑप्शन है ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात। चूँकि एक ये संकल्पनात्मक प्रश्न है, तो इसमें आपको समझना जरूरी है व्यवहार में कि बचत एवं पूंजी निर्माण में ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है। यानी आपके पास भारत, इसको आप अगर पर्सनल लेवल पर समझे कि बचत आपकी बहुत है, आपका कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ऊंचा है, लेकिन आपका ग्रोथ नहीं है इकोनॉमी का, तो इसका मतलब है कि कुछ तो कारण है। तो या तो आप का जो ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात है वो अधिक है, यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट जो रेशियो होता है किसी एक उत्पाद को प्राप्त करने के लिए, जो लागत आती है, जो खर्च आता है, उसे हम ICOR यानी ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात हम कहते हैं। तो हो सकता है कि अगर आपके पास पैसा बहुत हो, बचत बहुत हो, पूंजी बहुत हो, लेकिन आप उससे बेहतर तकनीक से नहीं बना रहे हैं कि कैसे आपका पैसा बचे, यानी उसे आप बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका लागत बहुत अधिक होगा और आपको बचत कम होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए। कई बार प्रश्न ये भी आते हैं कि भारत में बचत दर बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी जो है वो GDP में ग्रोथ नहीं, इसके क्या क्या कारण है। तो ये मुख्य परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो पहला ऑप्शन है 2006, दूसरा 2008, तीसरा 2010 और चौथा 2015। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो दूसरा है, यानी 2008 में जो भूमि सुधार से संबंधित जो कार्यक्रम था वो चलाया गया था, जिसमें डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, अर्थात जो भूमि का जो लैंड रिकॉर्ड्स है उसका मैपिंग और उसे डिजिटली रूप देकर एक ID देना, और सारी चीज़ों का जो रख रखाव है वो एक हार्ड डिस्क में होना है। क्योंकि इससे पहले समस्या ये होती थी कि बहुत से ज़मीन के कागज़ फाइल्स में होते थे, उनका रख रखाव ठीक नहीं था, बहुत से दीमक खा जाते थे, बहुत को भुला भी दिया जाता था। तो इसके अभाव में जो है लोगों को बहुत परेशानी होती थी, उनके सही मालिक का पता नहीं चलता था, कभी कभी दबंग लोग भी उसका फ़ायदा गलत उठाते थे। तो इस प्रकार से ज़मीन की हेरा फेरी या माफियावाद को प्रोत्साहन मिलता था। लेकिन इस प्रकार के जब हम सॉलिड डिजिटल एक व्यवस्था बनाते हैं भूमि सुधार के अंतर्गत, तो ये इससे जो है आने वाले समय में लोगों को आसानी होती है। हालांकि ये 90 के दशक से ही भूमि सुधार इस प्रकार के डिजिटल कार्यक्रम चलाए गए थे, और इसके लिए जो कार्टोसैट नामक सैटेलाइट भी छोड़ा गया था। तो 2008 में, इसका जो दूसरा ऑप्शन है कि 2008 में यह कार्यक्रम चलाया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला, 1950 और 1951 में भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान यानी कृषि का योगदान 51% था। दूसरा, वर्तमान में यह योगदान लगभग 17 से 18% है। तीसरा, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1996 में हुई थी। और चौथा, 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई। तो जो असत्य है तो तीसरा ऑप्शन है, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड 1996 में नहीं 1998 में चलाई गई थी, जब यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने इस पर विशेष अध्ययन किया और ये कार्यक्रम को चलाया था। और इसमें देखा गया कि 2012 से इसमें ATM भी दिया गया कंपनी के माध्यम से, जिससे किसानों को आसानी हो। तो इस प्रकार के जो सत्य और असत्य वाले कथन है उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि क्या है, सत्य है या असत्य है, और वाक्यों को भी अक्षरशः पढ़ना चाहिए।
अगला प्रश्न है कि जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। तो पहला, कुशलता विकास को प्रोत्साहन। दूसरा, अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रारंभ। तीसरा, शिशु मृत्यु दर में कमी। और चौथा, उच्च शिक्षा का निजीकरण। तो जो इसका पहला ऑप्शन है, कुशलता विकास को प्रोत्साहन, तो जनांकीय लाभांश के अंतर्गत हम पाते हैं कि एक ऐसा वर्ग होता है उम्र का जो कि कार्यशील हो, यानी अगर आप टेक्निकली उसको देखें तो जो 17 से, आप 15 से भी कह सकते हैं, जो 60 साल के बीच में एक उम्र सीमा होती है, उसके अंतर्गत लोग जो कार्य करते हैं तो वो जनांकीय लाभांश के रूप में सामने आता है। लेकिन जब हम इसके पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए बात करते हैं तो इसमें कुशलता का होना बहुत अधिक आवश्यक है। अभी आप देखिएगा कि कौशल विकास पर बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक अलग मंत्रालय भी है, इसको सरकार फोकस कर रही है, चाहे वो मेक इन इंडिया से हो, स्टार्टअप से हो, स्टैंडअप से हो। अगर आप में पोटेंशियल नहीं हो, अगर आप में कुशलता नहीं हो, निपुणता नहीं हो, तो किसी चीज़ को भी करने में आप सफल नहीं हो पाएंगे। टेक्निकली वो आप उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। और अगर आप में कुशलता हो, उसके लिए आपको अगर दक्ष बनाया जाए, उसके लिए आपको अगर पूरा आधारभूत दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में यह प्रश्न है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि बजट की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है। पहला, आकलन समिति। दूसरा, सार्वजनिक लेखा समिति। तीसरा, विशेषाधिकार समिति। चौथा, जांच समीक्षा समिति। तो ये दूसरा ऑप्शन है, सार्वजनिक लेखा समिति, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के माध्यम से जो है बजट की जांच की जाती है संसद में। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विंग है इसके लिए। बजट ये प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगला प्रश्न है, तो इसका दूसरा ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पहला, अलग समिति, उसका मिलान है 1977। दूसरा, लकड़ावाला समिति, उसका मिलान है 1989। तीसरा, तेंदुलकर समिति, उसका मिलान है 2005। और चौथा, रंगराजन समिति, जिसका मिलान है 2015। तो ये महत्वपूर्ण समिति है और उसका जो गठन का वर्ष है उससे दिया गया है। तो जो इसका सही उत्तर है वो डी है, रंगराजन समिति 2015। चूँकि रंगराजन समिति जो है वो 2012 में आया था, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। और गरीबी से संबंधित जो है आंकड़े इन्होंने प्रस्तुत किए, सिफारिशें भी दी। ये चारों समिति उसी से ही संबंधित है। और 2015 में जो है वो पनगड़िया कमेटी, यानी अरविंद पनगड़िया कमेटी आई थी, तो इससे कन्फ्यूज हमें नहीं होना चाहिए। तो डी जो है रंगराजन समिति इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन ये कथन सही है। तो पहला, नीति आयोग की प्रकृति विकेंद्रीकृत है। दूसरा, नीति आयोग केंद्र एवं राज्य सरकार की नीति निर्माण में हिस्सा लेती है। तीसरा, नीति आयोग में योजनाओं के निर्माण में विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा ए बी, तीसरा बी सी और चौथा ए बी सी। तो चौथा जो ऑप्शन है ए बी सी, नीति आयोग के संदर्भ में तीनों बातें हैं। क्योंकि योजना आयोग को इन्होंने प्रतिस्थापित किया, तो ये नीति आयोग 2015 से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसकी जो प्रकृति है, इसके स्वरूप, इसको समझना जरूरी है। इसके जो कंपोजिशन है, इससे प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार ये मुख्य परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पीटी के लिए भी। अगला प्रश्न है, तो इस संदर्भ में तीसरा ऑप्शन ए बी सी सही है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला, नीति आयोग ने हाल में स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 नामक रिपोर्ट जारी की। दूसरा, यह रिपोर्ट आज़ादी के प्लेटिनम जुबली यानी 75वें वर्ष पर की गई। तीसरा, इसके अनुसार 2024 तक भारत को समावेशी विकास में बल प्राप्त करना है। और चौथा, इस रिपोर्ट में जन सहभागिता पर अधिक बल दिया गया है। तो इनमें से कौन सा असत्य है उसको देखना है, क्योंकि ये संकल्पना से भी जुड़ा है और फैक्चुअल भी है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है कि 2024 तक
यानी 24 तक तो नहीं है, ये 2022 तक इसे समावेशी विकास में लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये तीसरा उसका ऑप्शन जो है वो असत्य है, जो कि आंसर के हिसाब से वो सही है। तो यहाँ आपको तथ्यों को समझना है। ये स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 रिपोर्ट क्या है, नीति आयोग ने इस पर क्या कहा, कब आई, और ये पीपुल्स जो है पार्टिसिपेशन यानी जन सहभागिता पर जो है आधारित है, और 2022 तक जो है लक्ष्य रखा गया है। तो इसी संदर्भ में प्रश्न किया गया है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में सिंचाई परियोजना के वर्गीकरण के अंतर्गत कौन सा युग्म गलत है। तो पहला, बड़ी सिंचाई परियोजना जिसका मिलान है 20,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि। दूसरा, मध्यम सिंचाई परियोजना जिसका मिलान है 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर भूमि। और तीसरा, छोटी सिंचाई परियोजना जो कि 2,000 हेक्टेयर से नीचे तक, यानी 2,000 हेक्टेयर तक की जो परियोजना है। तो इसमें से कौन सा गलत है। तो ये पहला, जो बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसका मिलान 20,000 हेक्टेयर है, तो वो 20,000 हेक्टेयर सही नहीं है, क्योंकि 10,000 हेक्टेयर जो है से अधिक कृषि भूमि जो है वो बड़ी सिंचाई में आती है। तो इस प्रकार जो पहला ऑप्शन है वो सही है, जो कि बड़ी सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर की होती है। अगला प्रश्न है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान कब किया गया। तो पहला 1991, दूसरा 1995, तीसरा 2006 और चौथा 2008। तो ये आसान प्रश्न है कि तीसरा जो ऑप्शन है 2006 में वर्ष में जो विज्ञान कांग्रेस में जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम जो है APJ जो कलाम थे, उन्होंने यह आह्वान किया था और द्वितीय हरित क्रांति का नारा दिया था, और 2006 में यह आरंभ किया गया था। तो 60-70 के दशक में जो पहली हरित क्रांति थी, उसके बाद ये 2006 में द्वितीय हरित क्रांति। तो जो द्वितीय हरित क्रांति है वो हमारे सिलेबस में है, इसको पढ़ना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना अवकाश किस वर्ष रहा। तो पहला 1961 से 66, दूसरा 1966 से 69, तीसरा 1969 से 72 और चौथा 1972 से 75। तो ये भी आसान प्रश्न है, फैक्चुअल है, ये बहुत आते हैं, इस प्रश्न की बारंबारता बहुत अधिक है। इसका दूसरा ऑप्शन है 1966 से 69, 1969 वो सही है, क्योंकि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना हुई 1961 से 66 के बाद, तो 1966 से 69 के बीच जो 3 वार्षिक योजना चलाई गई, ये 3 साल के लिए थी। क्योंकि इस समय देखा गया कि 1962 में युद्ध हुए, 1966 में युद्ध हुए, सूखा भी आया, तो ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई और पैसे की भी किल्लत थी, और इसी बीच हरित क्रांति भी चलाए जा रहे थे। तो इसमें अगर इसको व्यवहार में आप देखें तो देखिए कि इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही व्यवहारिक विषय है। ये ग्रीक वर्ड से आया है, ओक्योनिमिन, जिसका अर्थ है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, यानी गृह का प्रबंधन। तो आप इसे अगर कोई भी सिद्धांत है, थ्योरी है, उसको आप व्यक्तिगत तौर पर, प्रायोगिक तौर पर अगर समझने का प्रयास करें तो बहुत आसानी होगी। अब जैसे योजना अवकाश की मैंने बात की कि 1966 से 1969 के बीच जो 3 साल का जो अवकाश आया तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद, तो ये एक प्रकार से 3 साल के लिए हमने बजट बनाया। ठीक, आप अगर आप देखिएगा कि 1969 से 74 के बीच जो चौथी योजना थी, तो आप देखिएगा कि 78 से जो 80 है वहाँ भी हमने एक ब्रेक लिया था, जो कि रोलिंग के रूप में था। 1 वर्ष पहले ही सरकार ने, जनता सरकार ने उसे ख़त्म कर दिया था। तो इस प्रकार से क्यों होता है ऐसा व्यवहार में। आप सोचिए कि सामान्यतः जो योजना बनाई जाती थी हमारे यहाँ 5 वर्ष की थी, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारी थी। तो जब हम योजना बनाते हैं, अगर लंबी योजना बनाते हैं, बड़ी योजना बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास अगर पैसा होता है, मान लीजिए अगर आपके पास बहुत पैसा है, तो आप घर का जो है सामान एक बार में जाके जो है सुपरमार्केट से, बिग बाज़ार से लेके आते हैं और महीने भर का राशन या 2 महीने का राशन स्टोर कर लेते हैं। लेकिन बहुत लोगों के पास पैसे की बहुत कमी होती है, तो वो हर दिन जो है परचेस करते हैं। हर दिन कभी 100 ग्राम सरसों तेल लेंगे या आधा केजी चावल लेंगे। तो इस प्रकार के जो लोगों की जनसंख्या है वो भारत में अधिक है।
तो ऐसे में क्या होता है कि बजट छोटा हो जाता है। बजट एक दिन का हो सकता है, आधा दिन का हो सकता है। तो अगर पैसा आपके पास बहुत है तो वो आप बजट लंबा बना सकते हैं, और पैसा कम है तो आपका बजट छोटा हो जाता है। तो उसी प्रकार जब हमारे यहाँ बजट की कमी थी तो हमने 5 साल के स्थान पर 3 साल का जो है 1966 से 69 के बीच वार्षिक योजनाएं चलाई। फिर हमें 78 से 80 के बीच भी ऐसा ही किया। एक सामान्य प्रक्रिया है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 1966 से 69 वो सही है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने MCLR को कब अपनाया था? पहला 2014, दूसरा 2015, तीसरा 2016, चौथा 2017। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है 2016 वो सही है। अब यहाँ MCLR को समझना जरूरी है, तभी से आप समझ सकते हैं कि कब अपनाया गया। तो एक प्रकार से है कि मार्जिनिंग कॉस्ट ऑफ जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ जो है फंड है, बेस्ड लेंडिंग रेट है, उससे रिलेटेड है, जो कि सीमांत निधि लागत पर आधारित। तो इसके अंतर्गत जो है बैंकों को एक स्वायत्ता होती है कि वो अपने विवेक से जो है अपना इसका निर्धारण करें और अपने जो रेट अलग अलग लगा सकें ताकि ग्राहक को आकर्षित कर सकें। और एक प्रकार से खुली प्रक्रिया को एक प्रोत्साहन मिलता है जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट है। इसके तहत आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है और ये 2016 में तीसरा ऑप्शन इसे अपनाया गया था। तो इस प्रकार के जो सुधार होते हैं या टर्म्स होते हैं जो अभी नए रूप में अपनाए जा रहे हैं, तो उसको अध्ययन अच्छी तरह करना चाहिए बारीकी से, क्योंकि वहाँ प्रश्नों की बारंबारता वहाँ से उन पॉकेट से पड़ जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में लीड बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य है कि पहला, प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। दूसरा, बड़े बैंक प्रत्येक जिला में कार्यालय खोले। तीसरा, हर बैंक की कोई उप शाखा ना हो। चौथा, हर बैंक आरबीआई को लीड करे। तो इसका जो पहला ऑप्शन है लीड बैंक योजना, यानी प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। तो ये 1969 में ये कार्यक्रम चला था जो आज भी इसे हम चला रहे हैं। तो लीड बैंक का ही अगर शाब्दिक अर्थ लें तो वो लीडरशिप कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है वो बैंक। तो हर जिला में हम जैसे पश्चिमी सिंहभूम है तो वहाँ इलाहाबाद बैंक को बना दिया हमने। पूर्वी सिंहभूम है वहाँ SBI है। तो हर सब जिला में अलग अलग हो सकता है, पूरे भारत में अलग अलग हो सकता है। तो वो बैंक सामान्यतः क्या करता है, कैश कंट्रोल करता है। अगर कैश की कमी हो तो उससे दूसरे बैंक, प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, उसे ले सकते हैं। और कई योजनाओं का जो है वो समांगीकरण भी करता है, वो लीड करता है उसे। और एक प्रकार से जो बड़े बड़े गाइडलाइंस होते हैं वो उसके माध्यम से जो है प्रेषित होते हैं और ये प्रत्येक जिला में जो है ये चलाया जाता है और ये तय किया जाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बुआई से पूर्व की जाती है। दूसरा, प्रापण मूल्य की घोषणा फसल तैयार होने के बाद की जाती है। तीसरा, प्रापण मूल्य हमेशा न्यूनतम मूल्य से अधिक रखा जाता है। और चौथा, निर्गम मूल्य वह है जिस पर सरकार कर नहीं लगाती। तो ये बड़ा आसान प्रश्न है। अगर आप कंसेप्ट को जाने, जो सरकार की जो पॉलिसी है न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए, प्रापण मूल्य के लिए जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है और इशूड प्राइस उसको, तो ये चौथा ऑप्शन जो इशूड प्राइस है, निर्गम मूल्य, वह मूल्य है जिस पर सरकार कर नहीं लगाती, गलत है। क्योंकि निर्गम मूल्य हम किसे कहते हैं पहले ये समझिए। तो ये एक प्रकार से जब हम FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जब इसे मार्केट में बेचती है जिस मूल्य पर, तो उसे हम इशूड प्राइस कहते हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन यहाँ गलत हो जाता है। MSP जो है वो फसल बुआई से पहले की जाती है, घोषणा सरकार करती है। प्रापण की घोषणा बाद में की जाती है और ये हमेशा प्रापण प्रोक्योरमेंट न्यूनतम मूल्य से अधिक होता है ताकि किसान जो है इसके लालच में आकर बफर स्टॉक को पूरा करे, सरकार को बेचे। तो यहाँ इस प्रकार के खेल को समझना आवश्यक है। अभी वर्तमान में जो कृषि बिल आया है तो उसमें उसकी कमियां भी हैं, उसकी अच्छाई भी है, तो दोनों को आपको समझना है।
और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता को भी साथ साथ में समझनी है, तो वो कम्प्लीटली इकोनॉमिक्स से जुड़ा टर्म्स हो जाता है, वो बाज़ार से रिलेटेड है। तो वहाँ उसकी बारीकियों को भी समझना है, उसमें जो सरकार की जो हिडन मंशा है उसको भी समझने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार जो इस प्रकार के प्रश्न है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के अनुसार किसे दुराग्रही चूक करता यानी विलफुल डिफॉल्टर माना जाता है? पहला, जिसकी कर चुकाने की वित्तीय स्थिति है लेकिन ऐसा नहीं करता हो। दूसरा, जिस प्रयोजन के लिए धन लिया हो उसे दूसरे कार्य में लगा रहा हो। तीसरा, ऋण धन को दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया हो। और चौथा, उस संपत्ति को बेच दिया हो जिसके एवज में ऋण लिया हो। तो पहला ऑप्शन है ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा ए बी सी और चौथा ए बी सी डी। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है ए बी सी डी वो सही है, क्योंकि चारों बातें जो है वो आरबीआई के अनुसार, जो गाइडलाइन के अनुसार विलफुल डिफॉल्टर के शर्त को पूरा करती हैं। अगर वो ऐसा करता है तो विलफुल डिफॉल्टर में वो गिना जाता है। तो अभी जो सरकार का जो एनपीए का जो मसला है बहुत छाया हुआ है, और ये सब बातें, क्योंकि ऋण से भारत का हर व्यक्ति जुड़ा है और भारतीय अर्थव्यवस्था में वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय शेयर बाजार में रोलिंग सेटलमेंट की महत्तम समय सीमा कितनी है? पहला 1 दिन, दूसरा 4 दिन, तीसरा 5 दिन और चौथा 7 दिन। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है 5 दिन वो सही है। तो भारतीय स्टॉक बाजार में जो खरीद बिक्री का जो निपटारा होता है इसके लिए एक व्यवस्था तैयार की गई है। इससे संबंधित विवाद खड़े होते हैं, तो इसके लिए समय सीमा महत्तम 5 दिन रखी गई है। 2001 से यह लागू है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी भारतीय शेयर बाजार से आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के आर्थिक साहित्य का आंकड़ा नहीं है, यानी भारतीय सरकार के आर्थिक साहित्य का आंकड़ा नहीं है? तो पहला, संशोधित अनुमान, दूसरा असंशोधित अनुमान, तीसरा द्रुत अनुमान और चौथा अग्रिम अनुमान। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है असंशोधित अनुमान, इस प्रकार का कोई टर्म्स नहीं है। जब हम बजट को स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते हैं, हर साल ये आता है, तो इस प्रकार के आंकड़े जो है वो बहुत परेशान करते हैं। संशोधित में यानी रिवाइज्ड एस्टीमेट है, जो कि एक अंतरिम आंकड़ा है, बजट के समय आता है। दूसरा जो क्विक एस्टीमेट है, जिसे QE कहते हैं, तुरंत आंकड़ा, ये भी एक अंतरिम आंकड़ा है जो न्यूनतम स्थिति को प्रदर्शित करता है। एडवांस आंकड़ा यानी अग्रिम आंकड़ा AE, जब आंकड़ों को एक किया जाता है, ये भी एक प्रकार से अंतरिम है। तो इस प्रकार से जो टर्म्स आते हैं RE, QE, AE, तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अगर संकल्पना को अगर समझते हो तो आपको आसानी होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है असंशोधित अनुमान, इसका सही उत्तर है।